वो सोचते हैं कोई मिले जिससे हम डिस्कशन कर सकें, कुछ अपने थॉट्स शेयर कर सकें। तो प्यारे बच्चों, जो आपके पास वेल्थ है, नॉलेज है, पावर है, आपको उसका उपयोग करने का सिस्टम आना चाहिए। तीसरी पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, इवोल्यूशन। ज्ञान को हमेशा जांचना परखना चाहिए। नॉलेज को हमेशा जांचने परखने की कोशिश करना चाहिए। आप सब लोग बाजार में जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, तो आप उसके विषय में सोचते हैं या नहीं सोचते हैं, ठीक होगा गलत होगा? हमारे देश में एक महान ऋषि होते थे जिनका नाम था महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि जी ने महाभाष्य में लिखा है, चतुर्भि प्रकारैः विद्या उपयोगिता भवति, आगम कालेन, स्वाध्याय कालेन, प्रवचन कालेन, व्यवहार कालेन। विद्या की उपयोगिता 4 प्रकार से, 4 टाइप से होती है। नंबर 1, आप अपने टीचर के पास बैठकर श्रद्धापूर्वक ज्ञान को ग्रहण करें। इसे क्या कहते हैं? अध्ययन काल। हमारे देश के अंदर श्रद्धा का अत्यंत इम्पोर्टेंस था, इसीलिए गीता के 4थे अध्याय के 4th चैप्टर के 39 श्लोक में लिखा कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान को प्राप्त करता है। तो हमें अपने टीचर के प्रति क्या रखना चाहिए? श्रद्धा। कितने बच्चे हैं जो अपने टीचर का रिस्पेक्ट करते हैं? ये आगे वाले नहीं करते? अच्छा, सारे लोग अपने टीचर का रिस्पेक्ट करते हैं, गुड। तो हमने पहले दिन अपने स्पीच में जो 10 पॉइंट बताए थे, उसमें एक पॉइंट ये था, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड टीचर्स। बताया था नहीं बताया था? हमें अपने टीचर का रिस्पेक्ट करना चाहिए। आप लोग करते हैं? वेरी गुड। लेकिन टीचर के ज्ञान के प्रति हमेशा शंका रखनी चाहिए। आप अपने टीचर का रिस्पेक्ट करें, अच्छी बात है, लेकिन उनके ज्ञान के प्रति, उनके नॉलेज के प्रति हमेशा शंका रखनी चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अंतिम विद्वान नहीं हो सकता। आप लोग यहाँ आते हैं, लोग भाषण दे करके चले जाते हैं। आप लोग उनसे क्वेश्चन क्यों नहीं करते कि आपने बताया ये कैसे हो सकता है, ये सही है या गलत है? जो समाज ऑर्थोडॉक्सिस रूढ़िवादी हो जाता है, जो आदमी अपने ब्रेन को मॉर्गेज कर देता है, उसका दुनिया में कोई भविष्य नहीं होता है। इसलिए हमेशा लॉजिक को लॉक मत लगाओ, तर्क को, ब्रेन को ओपन रखो और हमेशा उससे सीखने की, सोचने की कोशिश करो। तो ये जब आप सोचेंगे तभी आप दुनिया के ग्रेट इंसान बनेंगे। तो अध्ययन काल, पहले टीचर की बात को श्रद्धापूर्वक सुनो और जब घर जाओ तो थिंकिंग करो कि हमारे टीचर ने जो हमें पढ़ाया है वो सही पढ़ाया है या गलत पढ़ाया है। उन्होंने ऐसा पढ़ाया तो क्यों बताया, ऐसा बताया तो इसका मीनिंग क्या होता। तो आप इसको सोचने की कोशिश करें। इसे कहते हैं मनन काल। अध्ययन मनन के बाद अपने दोस्तों के साथ डिस्कोर्स करो, डिबेट करो और जो क्वेश्चन पैदा हुए हैं उसके समाधान के लिए सोचो। इसे कहते हैं चिंतन काल। अध्ययन मनन चिंतन के बाद
जो नॉलेज क्रिएट हुआ, सृजित हुआ, उसका उपयोग कैसे करेंगे, उसके विषय में एप्लीकेशन, इवैल्यूएशन के द्वारा उसे प्योरीफाइड करने की कोशिश करो। तो पहली क्वालिटी, आपको कॉम्पिटेंट, क्षमता पैदा करने के लिए क्या करना चाहिए? कंटेंट। हमेशा ये सोचना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमें पढ़ाया जा रहा है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। दूसरा सोचना चाहिए कि जो ज्ञान हमने सीखा है, हमें सिखाया गया है, इसका उपयोग करना आता है या नहीं आता है। और तीसरी बात, ज्ञान को हमेशा जांचने परखने का प्रयास करना चाहिए। अब फोर्थ पॉइंट लिखो, रिमीडिएशन, गलती को सुधारने की क्षमता। जो विद्यार्थी अपने गलती को छिपाता है, वह अपने जिंदगी को बर्बाद करता है। और जो विद्यार्थी, जो मनुष्य अपने गलती को सुधारने का प्रयास करता है, वह अपने जिंदगी में ऊंचाइयों के शिखर पर जाने की कोशिश करता है। तो गलती को कभी छिपाना नहीं चाहिए, गलती को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। तो आजकल लोग जब मिस्टेक हो जाती है तो हम लोग उसे छिपाने की कोशिश करते हैं। जैसे एक दिन एक लड़का वो कॉपी घुमा रहा था, मैंने पूछा आप खड़े हो जाओ, तो चुपचाप ऐसे बैठ रहा था जैसे उसने कुछ किया ही नहीं। तो कभी भी गलती को छिपाने की कोशिश मत करो। जो गलती हो गई है, गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, होता है, लेकिन उस गलती को सुधारने की कोशिश करो। अब गलती सुधारने से क्या परिणाम होता है, मैं एक बात समझाना चाहता हूँ। अभी हमने महात्मा गांधी जी का नाम लिया था, आप सब लोग तो जानते हैं। महात्मा गांधी जी दुनिया में प्रसिद्ध है या नहीं है, पॉपुलर है या नहीं है? वेरी गुड। आप लोग अपनी लिखी हुई राइटिंग पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं? जो आप नोटबुक पर लिखते हैं, उसे आपको पढ़ने के लिए कहा जाए तो आप पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते? लेकिन महात्मा गांधी जी अपने नोट पर लिखी हुई बात अपनी राइटिंग में कभी कभी पढ़ नहीं सकते थे, अर्थात काफ़ी खराब राइटिंग उनकी बनती थी। आप लोग रात को जब कैंपस में रहते हैं तो आप लोग वॉशरूम जाते हैं कि बिस्तर पे कर लेते हैं? कितने लोग हैं जो बिस्तर पर कर लेते हैं? जो हाथ खड़ा करें। कोई नहीं है। तो आप लोग को भूत प्रेत का डर लगता है या नहीं लगता है? भूत प्रेत से डर नहीं लगता? ओ, आप तो बड़े शेर बच्चे हैं। महात्मा गांधी जी को भूत प्रेत से डर लगता था तो रात को बिस्तर पे ही वॉशरूम कर लेते थे, जब वहाँ टॉयलेट नहीं जाते थे। जब वो आपकी तरह थे तो उनको भूत प्रेत से डर लगता था। तो आप तो बहुत बहादुर बच्चे हैं, शेर बच्चे, आपको डर किसी से नहीं लगता। आपको बख्शी जी ने तो सिखा गए, जो डर गया सो, तो आप तो डरने वाले नहीं हैं। लेकिन महात्मा गांधी जी बेचारे बिस्तर पे ही वॉशरूम कर लिया करते थे। आप लोग हमेशा फर्स्ट क्लास पास होते हैं कि फेल हो जाते हैं या कम पास? फर्स्ट क्लास पास होते हैं। गांधी जी पूरे जिंदगी में कभी फर्स्ट क्लास पास नहीं हुए। गणित और विज्ञान में तो बड़े मुश्किल से पास हुए होते थे। उनकी सर्टिफिकेट मैंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ राजकोट में जो गांधी जी पढ़ते थे अल्फ्रेड स्कूल में, वहाँ देखा था। बड़े मुश्किल से वो गणित और विज्ञान में पास हुए थे। तो आप देखिए, वो अपनी लिखी हुई राइटिंग नहीं पढ़ सकते थे। भूत प्रेत का उनको डर लगता था। जिंदगी में कभी फर्स्ट क्लास वो पास नहीं हुए। तो देसी भाषा में, गुजराती में कहूँ तो भड़वा में हो डब्बो हो तो गांधी जी।
पढ़ने में बहुत कमज़ोर थे, लेकिन जो इंसान इतने कमज़ोर थे वह दुनिया के सबसे ग्रेट इंसान कैसे बने। जो महात्मा गांधी जी जिंदगी में कभी फर्स्ट क्लास पास नहीं होते थे, और एक हमारे देश के राष्ट्रपति हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि गांधी जी इतने बड़े ग्रेट विद्वान थे, नॉलेजेबल थे, जिनको समझने के लिए मुझे 6 मंथ लगा, 6 महीने लगे। कितने महीने लगे? बोले गांधी की हाइट इतनी ऊंची थी, इतने बड़े ग्रेट थे, स्कॉलर थे, जिनको समझने के लिए मुझे कितना महीने लगा? 6 महीने लगा। दुनिया के विश्व के सबसे ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने रूम के अंदर महात्मा गांधी का चित्र रखते थे। उनके स्टूडेंट ने पूछा कि सर, ये तो फिजिक्स और मैथ में बहुत कमज़ोर थे और आप तो दुनिया के ग्रेट स्कॉलर हैं, आप इनका चित्र क्यों रखते हैं? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि आने वाली जनरेशन 38 जनवरी 1948 को जब महात्मा गांधी की डेथ हुई तो बीबीसी को दिए हुए इंटरव्यू में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि आने वाली जनरेशन ये बिलीव नहीं करेगी कि 50 किलो हड्डी मांस का आदमी कभी धरती पर घूमता था। गांधी इतना बड़ा ग्रेट विद्वान लर्नेड था, जो कभी गणित और विज्ञान में फर्स्ट क्लास पास नहीं होते थे। आप देखो, गांधी जी भूत प्रेत से डरते थे। किससे डरते थे? लेकिन जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल से टाइम मांगा मिलने के लिए, तो चर्चिल ने क्या उत्तर दिया था कि मैं इस इंसान से नहीं मिलना चाहता हूँ, ये मिलेगा तो मेरे विचार को बदल देगा, मेरे थॉट्स को चेंज कर देगा। जो चर्चिल जर्मनी को तबाह कर दिया, रूस के बढ़ते हुए पावर को कैद कर दिया, जापान पे बम डाल दिया, ब्रिटेन को डूबते हुए बचा दिया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का विजेता बना, वह विंस्टन चर्चिल महात्मा गांधी से डरता था, उनसे मिलने के लिए इनकार कर दिया था। तो जो इतना पढ़ाई में कमज़ोर था वो इंसान इतना शक्तिशाली कैसे बना? तो उनके अंदर एक क्वालिटी थी। नारायण भाई देसाई से मैंने पूछा कि गांधी में कौन सी ऐसी क्वालिटी थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके अंदर एक क्वालिटी थी, गलती को सुधारने की क्षमता। क्या क्वालिटी थी? गलती को सुधारने की। आप लोग जाते हैं तो डस्टबिन में खाया हुआ चीज़ बचा हुआ नहीं फेंकते, कहाँ फेंक देते हैं? फील्ड में फेंकते नहीं फेंकते? काफ़ी बच्चों को मैंने देखा था वहाँ पत्थर पे फेंक देते हैं, वहाँ डस्टबिन तो नहीं थी, वहाँ रख देना चाहिए। जो चीज़ फेंकना है डस्टबिन में फेंकना चाहिए। आप लोग मामरा कुरकुरे पहली बात तो खाना नहीं चाहिए, चिप्स, और खाते हैं तो प्लास्टिक जहाँ मर्जी वहाँ फेंक देते हैं। तो गलती तो करते हैं, लेकिन वो गलती करके जो गलती सुधारता है वो महान होता है, और जो गलती पर गलती करते जाता है वो महान। तो अब आज से आपको महान बनने का प्रयास करना है, तो अपने गलती को सुधारने का भी प्रयास करना है। अब कोई भी प्लास्टिक कैंपस में अगर मिलेगी तो इसका मतलब आप प्रयास नहीं करते हैं। अपना बचा हुआ खाना डस्टबिन में अगर फूड को नहीं डालते हैं तो इसका मतलब आप अपने प्रोग्रेस में ब्रेक लगा रहे हैं, आप अपनी गलती को सुधारते नहीं हैं। आपको टाइम पे सारा काम करना चाहिए। हमने क्या कहा था, जिंदगी की सफलता क्या होती है? क्लासरूम में समय से 2 मिनट पहले, यही बताया था ना।
लेकिन आप तो ऐसे हाथ डाल के जेब में सुबह सुबह रहते हैं, आपको जगाना पड़ता है। शेर बच्चे तो सबसे पहले पहुंच जाना चाहिए। लड़कियां देखो ना बेचारी पहले आ जाती हैं। एक बार लड़कियों के लिए ताली बजा दो आप लोग, पहले आ जाती हैं। अच्छा एक बात बताओ, लड़के अच्छे होते हैं लड़की अच्छी होती है? लड़के अच्छे होते हैं। यहाँ जितने लोग हैं काफ़ी लोग हिंदू धर्म में विश्वास करते हैं, करते हैं आप लोग। लेकिन हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली किसको माना गया है? लड़की को माना गया है। आप देखो, आप लोग दीपावली के दिन पूजा करते हैं या नहीं करते हैं? किसकी पूजा करते हैं? लक्ष्मी माता की नहीं करते हैं? लक्ष्मी जी लड़की थी या लड़का था? और शक्ति प्राप्त करने के लिए किसकी पूजा करते हैं? माता जी की कि किसकी? पिताजी की। तो माता जी की पूजा करते हैं, जाते हैं ना चल के, तो माता जी लड़की या लड़का है? आप ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसकी उपासना करते हैं? सरस्वती जी की। तो सरस्वती जी लड़की थी लड़का था? आप देखो, पेट भोजन करने के लिए अन्नपूर्णा देवी की पूजा करते या नहीं करते? वो कौन है? माता जी हैं क्या है? इसलिए जितने भी लड़की मिले सब लड़कों को उनका पैर छू के प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि सारी शक्ति जो है किसके पास है? तो आप लोग ऐसा करेंगे, सब जो लड़की सामने मिले उनका पैर छू के प्रणाम करेंगे? ओह अच्छे बच्चे हैं। हमारे यहाँ पे मेरे एक दोस्त हैं गुजरात में, रूडा भगत, नाम सुना आप लोगों ने? जसदण के रहने वाले हैं। उन्होंने अपना वीडियो दिखाया था मुझे। वो दिवाली के दिन अपनी पत्नी को ऐसे सिंहासन नुमे पर बिठाकर और अपनी पत्नी का आरती उतारते थे और कहते थे ये हमारी वास्तव में लक्ष्मी है। तो आप बताओ, सभी लोग रूडा भगत की तरह बनना चाहते हैं? तो जिस घर में, जिस परिवार में देवी का, पत्नी का सम्मान होता, भी रूडा भगत ही है। जसदण में जाके पूछ लेना, उनके पास वीडियो फिल्म भी है। उन्होंने मुझे वीडियो कैसेट दिखाई है। वो अपने पत्नी को देवी की तरह आरती उतार करके उनको प्रणाम करते थे। तो आप देखो, इसलिए रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो गलती को, अगर इस प्रकार का रिस्पेक्ट आपके फीलिंग, आपके ब्रेन में, माइंड में आ जाए, तो ये सारी जो घटनाएं घट रही हैं ऐसा होंगी कभी? तो ये रिस्पेक्ट रखना, एक आदर रखना, ये आपको, अब शिविर से जाएंगे तो आपके दिल में ये फीलिंग होना चाहिए कि हमें एक दूसरे का सम्मान करना है, आदर करना है, एक दूसरे को डिमोरलाइज नहीं करना है। तो गलती को सुधारने की क्षमता। और पांचवी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अब मैं एक प्रश्न आपसे कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? वो प्रश्न ये है कि आपको पढ़ाई के लिए खर्च कौन देता है? सबके माता पिता देते हैं, मम्मी पापा, पेरेंट्स देते हैं। लेकिन ये सोच आपकी ठीक नहीं है, ये सोच आपकी गलत है। आपके पढ़ाई के खर्च के लिए आपके पेरेंट्स फीस देते हैं, बुक खरीद देते हैं, हॉस्टल के फीस देते हैं। लेकिन एक बात याद रखो, ईटानगर से लेकर गंगानगर तक और लेह से लेकर लक्षद्वीप तक 133 करोड़ जो इस देश के इंडियन लोगों की पॉपुलेशन है, अगर वो बीमार होने पर मेडिसिन लेते हैं तब भी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स देते हैं। अगर वो बिस्किट का पैकेट भी खाते हैं तब भी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स देते हैं।
और जो वो टैक्स देते हैं उनका कुछ शेयर एजुकेशन डिपार्टमेंट में खर्च किया जाता है। आपके पेरेंट्स आपको बुक देते हैं, फीस देते हैं, लेकिन आपके लिए सिलेबस तैयार नहीं करते हैं, यूनिवर्सिटीज आपके लिए नहीं बनाते हैं, पाठ्यक्रम आपके लिए नहीं बनाते हैं। ये सब पूरे भारत के नागरिकों के सहयोग के द्वारा आपको मिलता है। इसलिए जब आप पढ़ाई करके किसी एक अच्छे पोजीशन पर आ जाएं, जिस चेयर पर बैठें, तो आप सोचें कि इस कुर्सी पर, इस चेयर पर बैठाने के लिए 133 करोड़ हिंदुस्तानियों का योगदान है। ये लेह से लेकर के लक्षद्वीप तक और ईटानगर से लेकर गंगानगर तक जितने भी लोग इस दुनिया में, इस देश में रहते हैं, सबके सपोर्ट से हम यहाँ पर आए हैं। इसलिए हमें सिर्फ अपने पेरेंट्स और अपने विषय में नहीं सोचना चाहिए, हमें पूरे देश के नागरिक के विषय में सोचना चाहिए। इसे कहते हैं कॉम्पिटेंट, क्षमता को पैदा करना। और दूसरी बात है कमिटमेंट, प्रतिबद्धता। कभी भी लाइफ में फॉल्स कमिटमेंट नहीं करना चाहिए। जो वादे करते हैं अंडर प्रॉमिस, मैंने एक सेंटेंस लिखवाया था आपको परसों, अंडर प्रॉमिस, और आगे का शब्द क्या है? आप देखें कौन जल्दी निकाल के नोटबुक बताता है। हाँ जी बोलिए, क्या है? ओह वेरी गुड, इसके लिए ताली बजाओ, बहुत अच्छा बच्चा। हम बैठ जाओ। अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर, वादे कम करो और काम ज़्यादा करो। और जो लोग वादे करते हैं काम नहीं करते, वो अच्छे नहीं होते। हमें बड़ी खुशी है कि जो हम बातें बताते हैं आप नोट करते हैं, याद करते हैं, कितनी प्रसन्नता मुझे है। हम समझते हैं कि मेरा सारा परिश्रम सफल है कि आप इस बात को ध्यान से सुनते हैं और ब्रेन में लाते हैं। मुझे इतनी बड़ी खुशी है, वो खुशी मुझे हजारों अरबों डॉलर से भी नहीं मिल सकती। तो अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर, वादे कम करो और काम ज़्यादा करो। तो इसलिए हमेशा अपने कमिटमेंट के लिए, अपने जीवन के प्रति आपकी प्रतिबद्धता होनी चाहिए। तो आप जब मॉर्निंग में उठें, अपने हेल्थ के विषय में सोचें, नॉलेज के विषय में सोचें, अपने स्टेटस के विषय में सोचें, और जो भी है अपने वैल्यूज़ के विषय में चिंतन और देश राष्ट्र के विषय में सोचें। तो ऐसा जब आप काम करेंगे तो आप दुनिया के एक ग्रेट इंसान बनेंगे, उसे कोई रोक नहीं सकता है। तो आगे परफॉर्मेंस, कार्य निष्पादन की क्षमता। जो आप हाथ में कार्य लें, उस कार्य को आधे अधूरे मन से ना करें, उसे पूरा करके ही छोड़ें। और जो बीच में अपने काम को छोड़ देते हैं वो कामयाब नहीं होते। इसलिए एक सेंटेंस नोट कर लो, डिलीजेंस विद स्किल, कुशलता युक्त पुरुषार्थ। अभी मैंने परसों आपको बताया था कि यूनिसेफ के चेयरमैन ने क्या समझाया कि भारत में 2030 तक, 2030 तक 53% जो यंगेस्ट पॉपुलेशन है वो 21st सेंचुरी के जॉब के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, उसके लायक नहीं होंगे। तो क्यों हो रहा? लैक ऑफ एजुकेशन क्वालिटी। हमें अपने जीवन में जब हम सुधार लाएंगे तो ये कहने वाले चुप हो जाएंगे। हमें लोगों, कौन हमारे विषय में क्या कह रहा है, इसके विषय में हमें नहीं सोचना है। सबका जवाब हमें अपने काम से देना है। हमें लोगों का जवाब जुबान से नहीं देना है। कैसे जवाब देना है? काम से देना है।
हमें अपने परिश्रम, पराक्रम, पुरुषार्थ से देना है। हमें लोगों को जवाब जुबान से नहीं देना है, बात से नहीं देना है। और जो जुबान से उत्तर देना जानते हैं वो अच्छे इंसान नहीं होते हैं, और जो काम से उत्तर देना जानते हैं वो दुनिया के ग्रेट इंसान होते हैं। होते या नहीं होते? तो आप लोग जुबान से लोगों को उत्तर देंगे कि काम से देंगे? जब भी आपके विषय में कोई कमेंट्स कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो बेटर है आप साइलेंट रहो, चुप रहो, बकने दो इसे। और जब आप काम करेंगे तो लोग अपने आप आपके पास आकर सरेंडर करेंगे, झुकेंगे। तो इसलिए हमें अपना पहचान काम से देना चाहिए। आप लोग पढ़ाई करते हैं परीक्षा में फर्स्ट आने के लिए कि फेल होने के लिए? सारे लोग फर्स्ट आना चाहते हैं। लेकिन हमारे देश में एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वो कहते थे हमें ऐसे विद्यार्थी की ज़रूरत नहीं है जो परीक्षा में फर्स्ट आते हैं। वो कहते थे हमें ऐसे विद्यार्थी चाहिए जो देश को इकोनॉमी में फर्स्ट ला सकें, लीडरशिप में फर्स्ट ला सकें, और स्पोर्ट्स में फर्स्ट ला सकें, आर्मी में फर्स्ट ला सकें। उन्होंने एक सेंटेंस बताया था, नोट कर लो, व्हाट यूर फील्ड यू सेलेक्ट ट्राई टू एक्सेल इन इट। आप अपने जिंदगी का जो भी क्षेत्र चुनो उसमें फर्स्ट आने की कोशिश करो। स्कूल की परीक्षा में फर्स्ट आना ये जिंदगी की सफलता नहीं है। जिंदगी की सफलता में फर्स्ट आना ये जीवन की सफलता है। तो जीवन की परीक्षा में फर्स्ट आने का प्रयास करो। आप देखिए धीरू भाई अंबानी, ही वॉज नॉट मैट्रिक, 10वीं क्लास पास नहीं था, लेकिन जो उसने फील्ड चुना अपना ट्रेड का, बिजनेस का, ट्रेडिंग का, उसमें फर्स्ट आया। 90,000 करोड़ का ट्रेड करके रिलायंस ग्रुप को इस्टेब्लिश किया था। आप देखो सचिन तेंदुलकर, कल अभी क्रिकेट का एग्जाम्पल दे रहे थे हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर सर, वो फेल हो गए थे एग्जाम में, लेकिन जो फील्ड चुना क्रिकेट उसमें फर्स्ट आने की कोशिश किया। आप देखो अमिताभ बच्चन जब रेडियो में इंटरव्यू देने गए थे तो फेल हो गए थे, लेकिन आज इस उम्र तक काफ़ी एक्टिव और इफ़ेक्टिव हैं। आप देखिए बिल गेट्स को, पढ़ाई में इतने कमज़ोर थे कि हार्वर्ड ने अपने कैंपस से बाहर कर दिया था। 7 मई, डेट नोट कर लो, 7 मई 2007 को जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने बिल गेट्स को डॉक्टरेट की डिग्री दिया, तब उन्होंने अपने स्पीच में बताया कि हमारे साथ पढ़ने वाले लोग सॉफ्टवेयर में फर्स्ट आते थे। जो फर्स्ट आते थे हमारे साथी, वो सॉफ्टवेयर में एम्प्लॉयज़ हैं और मैं उनका मालिक हूँ। तो परीक्षा में फर्स्ट तो आते थे, लेकिन वो क्या किया? नौकरी किया। लेकिन वो जीवन की परीक्षा में फर्स्ट आए तो क्या किया? सबके मालिक बन गए। तो हमें स्कूल की परीक्षा में फर्स्ट आना ये जिंदगी की सक्सेस नहीं है। जीवन की सफल परीक्षा में फर्स्ट आना ये जिंदगी की सक्सेस है। आप लोग कितने बच्चे हैं जो फेल हो चुके हैं अभी तक? एक फेल हुआ, बड़े गर्व से हाथ उठाया, बहुत अच्छी बात है, इसके लिए जोरदार ताली बजाओ। ये फेल हो चुका है, अच्छा, वेरी नाइस। प्यारे बच्चों, जो बच्चे फेल हो जाते हैं उसे अपने घर में टॉमस अल्वा एडिसन का चित्र लगाना चाहिए। वह अपने ज़िंदगी में 3000 बार, 3000 टाइम्स फेल हुए। कितने बार फेल हुए? 3000 बार फेल हुए। और 3000 बार फेल होने के बाद जब उनका यूनाइटेड नेशन में क्रिटिसिज्म हुआ कि 3000 बार फेल हो गए, बल्ब नहीं बना पाए, तब उन्होंने कहा कि मैं 3000 बार फेल नहीं हुआ हूँ, मैंने 3000 ऐसी टेक्निक की खोज की है जिससे बल्ब नहीं बन सकता। अब मैं एक टेक्निक की खोज और करूँगा जिससे मैं बल्ब बना सकूँ। और अगर मुझे सफलता नहीं भी मिलेगी
जब दूसरा कोई व्यक्ति इस मिशन पर काम करेगा तो हमारे इन 3000 गलतियों से शिक्षा लेकर अपने जीवन के कार्य को आरंभ करेगा। तो फेल होना कोई क्राइम नहीं है। आप होपलेस मत हो कि परीक्षा में नंबर कम आते हैं, फेल हो जाते हैं, क्या होता है, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हमेशा अच्छे इंसान बनने के लिए इन प्रिंसिपल सिद्धांत को फॉलो करने की कोशिश करना चाहिए।